अमेरिका में यूक्रेन की मदद पर बड़ी प्रगति हुई है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति काफी बदल गई है। जब बीजिंग में ट्रंप शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन और कीव पर रूसी ड्रोन की चर्चा थी, उसी वक्त अमेरिकी कांग्रेस में एक घटना हुई जो यूक्रेन के भविष्य के लिए भी अहम है। बुधवार 13 मई की शाम को कांग्रेस सदस्यों के एक समूह ने डिस्चार्ज पिटीशन के तहत जरूरी 218 हस्ताक्षर जुटा लिए। ये एक स्पीकर को दरकिनार कर मतदान की याचिका है और वोटिंग यूक्रेन सपोर्ट एक्ट बिल पर होगी। इसका मतलब है कि यूक्रेन की मदद वाला बिल अब कांग्रेस में वोटिंग के लिए आएगा, चाहे स्पीकर माइक जॉनसन चाहें या नहीं। और वैसे भी वो नहीं चाहते थे। और ये यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य मदद जारी रखने का सीधा रास्ता है, जिसे ट्रंप काफी समय से रोक रहे हैं। आइए समझते हैं, क्या सब कुछ वाकई इतना अच्छा है और क्या ये सच में इस बात का संकेत है कि आखिरकार यूक्रेन को फिर से अमेरिका से सैन्य और वित्तीय मदद मिलना शुरू हो जाएगी। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के विवरण में है। तो बुधवार को प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने आवश्यक हस्ताक्षर जुटा लिए ताकि वे प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन को दरकिनार कर सकें और मतदान करवा सकें। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के पैकेज और जो महत्वपूर्ण है, यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता के लिए। पिछले 3 सालों में यह 8वीं बार है जब स्पीकर को दरकिनार कर मतदान कराने वाली याची का इस्तेमाल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन समूहों ने रिपब्लिकन नेतृत्व को दरकिनार करने के लिए किया है। यूक्रेन के संदर्भ में यह खास तौर पर उल्लेखनीय है। मैं अमेरिकी विधायी प्रक्रिया नहीं जानने वालों को इसकी प्रक्रिया समझाऊंगा, क्योंकि यह समझना जरूरी है। डिस्चार्ज पिटीशन एक ऐसा उपकरण है जो प्रतिनिधि सभा के अधिकांश सदस्यों को किसी भी बिल को समिति से बाहर निकालने और उसे सीधे मतदान के लिए लाने की अनुमति देता है, कांग्रेस के नेतृत्व को दरकिनार करते हुए जो इस मतदान को रोकता है, क्योंकि उदाहरण के लिए व्हाइट हाउस इसकी मांग करता है। माइक जॉनसन ने मतदान और याचिका को प्रतिनिधि सभा में लाने की प्रक्रिया भी रोक दी। इसके लिए ठीक 218 हस्ताक्षर चाहिए। ये प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों में से भौतिक बहुमत है। और एक बार फिर ये 3 सालों में 8वीं बार है जब ऐसी याचिका ने आवश्यक हस्ताक्षरों की सीमा को पार किया है, जो अपने आप में कांग्रेस के भीतर दुर्व्यवस्था के स्तर को दर्शाता है। इस याचिका पर किसने हस्ताक्षर किए? यह प्रतिनिधि सभा के सभी 215 डेमोक्रेट्स हैं। ये 2 रिपब्लिकन हैं, डॉन बेकन और ब्रायन फिट्जपैट्रिक, दोनों यूक्रेन के पुराने समर्थक हैं, और एक स्वतंत्र केविन किली कैलिफोर्निया से। ये पूर्व रिपब्लिकन हैं और इनका ही हस्ताक्षर 218वां और निर्णायक बना। किली ने एक बयान दिया जिसे शब्दशः उद्धृत करना है। यूक्रेन की हालिया सफलताओं से शांति का अवसर मिला है, लेकिन संघर्ष विराम की असफलता दिखाती है कि कूटनीति के लिए दबाव जरूरी है। कांग्रेस अभी द्विदलीय तरीके से कार्रवाई कर सकती है ताकि इन दबाव के साधनों को मजबूत किया जा सके और एक स्थायी शांति हासिल की जा सके जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों की रक्षा करे। हमें यह भी एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों में रूस का समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वह मुख्य वाक्य था। किली ने साफ साफ कहा, यूक्रेन को मदद को ईरान के खिलाफ युद्ध से जोड़ा। क्यों? क्योंकि रूस ईरान को ड्रोन के पुर्जे सप्लाई कर रहा है। यह दस्तावेजों में दर्ज है। ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर रूसी तकनीक का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा रूस कैस्पियन सागर के जरिए तेहरान की सरकार के जिंदा रहने के लिए जरूरी सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। और जितनी देर तक इस शासन को समर्थन मिलता रहेगा, उतनी ही देर तक ये शासन टिक सकता है और उतनी ही देर तक ये ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। कांग्रेस के कुछ लोगों के लिए यूक्रेन को मदद देना असल में रूस और ईरान दोनों का सामना करने के लिए है, ना कि सिर्फ यूक्रेन के लिए। तो इस विधेयक में क्या है? तो यूक्रेन सपोर्ट एक्ट में यूक्रेन को सीधे सहायता के रूप में 1.3 अरब डॉलर से अधिक और सीधे ऋण के रूप में 8 अरब डॉलर देने का प्रावधान है। यानी कुल मिलाकर वह लगभग 10 अरब डॉलर है। साथ ही ईरान युद्ध से घटे अमेरिकी सैन्य भंडार की भरपाई, यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए विशेष समन्वयक, रूस पर प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण कड़ा करना भी शामिल है।
ये विधेयक यूक्रेन और नाटो के प्रति अमेरिका की स्थिति का समर्थन करता है। लेकिन यह बात साफ तौर पर रेखांकित करना महत्वपूर्ण है। डिस्चार्ज पिटीशन का मतलब कांग्रेस में कानून का अपने आप पारित हो जाना नहीं है। ये शुरुआत है, अंत नहीं। हस्ताक्षर एकत्र होते ही प्रक्रियात्मक टाइमर शुरू हो जाता है। हॉल में मतदान इस महीने के अंत से पहले नहीं हो सकता। अगर यह कानून अभी प्रतिनिधि सभा में पास भी हो जाता है, जो कि सबसे अधिक संभावना है, तब भी इसे सेनेट से पास कराना होगा, जहां रिपब्लिकनों का बहुमत है और वे डेमोक्रेट्स की हर पहल को रोक देते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में सेनेट में डेमोक्रेट्स ने फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की और फिर से यह प्रस्ताव 51 के मुकाबले 49 वोटों से असफल हो गया। सिर्फ एक वोट सब कुछ तय करता है। देखिए, लेकिन मान लीजिए सेनेट पास कर दे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप को इस कानून पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिन्होंने अमेरिकी रक्षा बजट में शामिल यूक्रेन को मिलने वाली $400 मिलियन की वार्षिक सहायता भी काट दी थी। हालांकि एक कल्पित रास्ता है। कांग्रेस के पास राष्ट्रपति के वीटो को पार करने के लिए 2/3 वोट होने चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा परिदृश्य निश्चित रूप से बहुत ही कम संभावना वाला है। दुर्भाग्य से मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है कि कानून राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों का विरोध झेल रहा है। वो यूक्रेन के समर्थन वाले कानून का विरोध करते हैं, अपनी अमेरिका फर्स्ट की विचारधारा के आधार पर, जिसमें वे घरेलू मुद्दों को विदेशी सहायता से ऊपर रखते हैं। लेकिन अमेरिकी विधायकों की ऐसी पहलें यूक्रेन के लिए फिर भी महत्वपूर्ण हैं, भले ही वे विफल होती हुई क्यों ना लगें। बात यह है कि इस खबर की पृष्ठभूमि में कि अमेरिका में कांग्रेस सदस्य यूक्रेन की मदद के मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं, नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने, अगर आप चाहें तो, दबाव की एक और परत जोड़ दी है। मार्क रूटे ने गठबंधन देशों को यूक्रेन की सहायता के लिए हर साल अपनी जीडीपी का 0.25% आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अप्रैल के अंत में तुर्की में जुलाई में शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए नाटो राजदूतों की बंद बैठक में यह प्रस्ताव रखा। रूटे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन को समर्थन लगातार और पूर्वानुमेय रहे। यानी यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि नेटो के हर देश की जीडीपी का 0.25% पूरी तरह से यूक्रेन की मदद में जाएगा। और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशितता का सीधा जवाब है। और इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण खबर है। यूक्रेन ने आज अपने उपग्रह लॉन्च कर अपने उपग्रह समूह का गठन शुरू किया है, जो सैन्य, खुफिया, निशाना साधने और सुरक्षित संचार के लिए जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अमेरिकी खुफिया जानकारी पर पूरी तरह निर्भरता खत्म हो गई है, जिसे याद दिला दूं, पिछले साल ट्रंप ने पूरी तरह से रोक दिया था। पहले यूक्रेन एलॉन मस्क के स्टारलिंक पर निर्भर था। यह ट्रंप के सबसे करीबी व्यक्ति में से एक है और अपने खुद के उपग्रह रणनीतिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। अगर इन सब चीजों को एक साथ जोड़े, कांग्रेस ट्रंप पर नीचे से डिस्चार्ज पिटीशन के जरिए दबाव बना रही है। नेटो अपने सहयोगियों से जीडीपी का 0.25% मांग रहा है। ये ऊपर से दबाव है। यूक्रेन अपनी सैन्य तकनीकी अवसंरचना खुद बना रहा है और अब वॉशिंगटन के फैसलों से स्वतंत्र है। देखने में 3 दिशाएं लगती हैं, पर सब एक ही दिशा में जा रही हैं। यूक्रेन का समर्थन जारी रखने की दिशा में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी फैसला लें। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट पे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और लाइक करना न भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके किसी भी तरह के समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही था। ध्यान रखें। सबको अलविदा।